यूपी में आज समाजवादी पार्टी में जबरदस्त ड्रामा हो गया। अखिलेश यादव और आजम खान के बीच 2 सीट को लेकर ऐसा टकराव हुआ कि टिकट किसी और को दिए, नामांकन करने कोई और जा रहा है। एक सीट पर ही समाजवादी पार्टी के 2-2, 3-3 कैंडिडेट उतर गए भाई। किसी को समझ ही में नहीं आया कि आखिर समाजवादी पार्टी का असली कैंडिडेट कौन है। सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि अरे तुम भी। यह जबरदस्त ड्रामा हुआ पश्चिमी यूपी की 2 सीटों पर। एक सीट है रामपुर की जहां पर यह ड्रामा हुआ है और दूसरी सीट है मुरादाबाद की। इन दोनों सीट पर आजम खान का प्रभाव है, लेकिन इन दोनों सीट पर समाजवादी पार्टी का असली कैंडिडेट कौन, इसे लेकर दिन भर कंफ्यूजन चला। और यह कंफ्यूजन अखिलेश और आजम खान के टकराव की वजह से हुआ, क्योंकि जिसे मुरादाबाद की सीट से अखिलेश ने टिकट दिया वो आजम खान को पसंद नहीं था, और रामपुर से आजम खान जिसे चुनाव लड़ाने के लिए कह रहे थे उस पर अखिलेश राजी नहीं थे। मुरादाबाद में जो हुआ उसे देखकर तो समाजवादी पार्टी वालों ने सिर पकड़ लिया कि बॉस ये चल क्या रहा है। मुरादाबाद से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से एसटी हसन कैंडिडेट थे, उन्होंने नामांकन भी भर दिया था, लेकिन आज एक और कैंडिडेट रुचि वीरा ने नामांकन दाखिल किया। अब कंफ्यूजन इस बात का हो गया कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी का असली उम्मीदवार है कौन, एसटी हसन या रुचि वीरा। आप देखिए कैसे मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी में महाभारत हुआ। सोमवार को मुरादाबाद से सपा के मौजूदा सांसद एसटी हसन ने नामांकन भरा। एसटी हसन अपने समर्थकों के लाभ लश्कर के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, लेकिन मंगलवार को ही समाजवादी पार्टी से रुचि वीरा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। रुचि वीरा के नामांकन दाखिल करने के बाद मुरादाबाद में विरोध होने लगा। एसटी हसन समर्थकों ने रुचि वीरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रुचि वीरा का पुतला जला दिया। यानी मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी 2 गुटों में बंट गई। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी का असली कैंडिडेट कौन है, इस पर से कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी को खुद दूर करना पड़ा। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रुचि वीरा होंगी, अब कहा गया। एसटी हसन मुरादाबाद से अपना नामांकन वापस लेंगे। बताइए, बेचारे नामांकन भर दिए और उनको वापस लेने का है। ये कंफ्यूजन भले ही दूर हो गया है, लेकिन अभी भी एसटी हसन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। एसटी हसन का कहना है कि पार्टी चाहे तो वो अभी भी चुनाव लड़ सकते हैं। सुनिए एसटी हसन को, फिर आपको बताऊंगा कि मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट मिलने के पीछे की असली कहानी क्या है। जैसा मुझे पता चला है वो दिए जाते हैं, जिला वो अधिकृत प्रत्याशी है और जाहिर है इस वक्त तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर भी जमा करा होगा, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी है, पार्टी के मालिक है, जिसको चाहे ना आए, जिसको चाहे ना आए। अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब, ये सब हमारे नेता हैं। कुछ सोच समझ के उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया होगा, और अभी कोई ये तो है नहीं कि 30 तारीख तक के वो मैं नहीं लड़ूंगा। अगर पार्टी आप चाहेगी तो अभी भी मैं लड़ सकता हूँ। सुन रहे हैं, कह रहे पार्टी के मालिक हैं, जिसको चाहे लड़ाएं। यही वो सोच है जिस पर नरेंद्र मोदी चोट करते हैं कि कई पार्टियां देश में ऐसी हैं जिन्हें मालिक के तौर पर चलाया जा रहा है। वो खुद ही कह रहे हैं ना भाई कि पार्टी के मालिक हैं, जिसको लड़ाएं। चेहरा बेचारे का एकदम उतरा हुआ। एसटी हसन भले उम्मीद करते रहे हों कि वो अभी भी चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि उसकी उम्मीद बहुत कम दिख रही, क्योंकि मुरादाबाद में एसटी हसन के रास्ते में आजम खान आ गए। सूत्रों के मुताबिक आजम खान नहीं चाहते थे कि मुरादाबाद से एसटी हसन को टिकट मिले, क्योंकि आजम खान नहीं चाहते कि उनके अलावा मुसलमानों का कोई दूसरा बड़ा नेता तैयार, यानी किसी नई मुस्लिम लीडरशिप के लिए आजम खान तैयार नहीं थे। एसटी हसन लगातार खुद को मुसलमानों का बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से आजम खान चाहते थे कि रुचि वीरा को मुरादाबाद से टिकट दिया जाए। रुचि वीरा को आजम और उनके परिवार का करीबी नेता माना जाता है। रुचि वीरा को टिकट मिलने से मुरादाबाद पर आजम का असर बना रहेगा। आजम खान जेल में होने के बाद भी अपने समर्थकों को यह मैसेज दे सकते हैं कि वो जेल से ही उम्मीदवार तय कर सकते हैं, यानी वो अभी भी समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता हैं। समाजवादी पार्टी में ड्रामा जिन 2 सीटों को लेकर हो रहा है, उनमें रामपुर और मुरादाबाद दोनों मुस्लिम बहुल सीट हैं, और 2019 में दोनों सीट समाजवादी पार्टी ने जीती।
लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अंदर कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर जबरदस्त लड़ाई चल रही है, उससे तो यह सवाल उठता है कि क्या ये सीटें भी समाजवादी पार्टी बचा पाएगी या नहीं। बॉस, ऐसा किस पार्टी में होता है भाई कि दो लोग जाके नामांकन भर दें, फिर एक आदमी वापस ले रहा है, जो वापस लिया उसके समर्थकों का मनोबल नहीं टूटेगा, फिर वो किसके लिए प्रचार करेंगे, किसके लिए वोट करेंगे। इसमें से एक सीट रामपुर तो 2022 के उपचुनाव में बीजेपी जीत भी चुकी है। मुरादाबाद में तो आजम खान जो चाहते थे वो हो गया, यानी सिटिंग एमपी एसटी हसन का टिकट कट गया। लेकिन रामपुर का तो हाल यह है कि वहां पर समाजवादी पार्टी के तीन कैंडिडेट उतर गए भाई। वहां 2 थे, यहां 3 पर्चा भी भर दिए भाई लोग। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आजम खान रामपुर में जो चाह रहे थे वो हो नहीं रहा। और ये सब तब हो रहा है जब रामपुर से कैंडिडेट का ऐलान करने से पहले अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात की। आजम खान ने अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताया, लेकिन अखिलेश यादव ने रामपुर में अलग ही खेल कर दिया। आजम खान कहा जा रहा है कि चाहते थे कि रामपुर में उनके किसी करीबी को टिकट दे या फिर अखिलेश यादव या उनके परिवार से ही कोई लड़े। इसलिए इसके लिए आजम खान दबाव भी बना रहे थे। आजम खान ने बकायदा एक पत्र जारी करके चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। आजम खान ने लिखा कि हमने रामपुर से अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। हम समझते हैं कि कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद महत्वपूर्ण सीट है जिनका जीतना जरूरी है। इन सब के बाद रामपुर आता है। रामपुर कौन जीतेगा? रामपुर वालों को दिए जख्मों की तड़प कम करने के लिए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को रामपुर से चुनाव लड़ने को आमंत्रित किया था। ऐसे माहौल में हम वर्तमान चुनाव का बहिष्कार करते हैं। रामपुर के वर्तमान चुनाव के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही निर्णय लेंगे। मतलब इन्होंने अलग खेल कर दिया कि अखिलेश जी रामपुर से लड़े। आजम खान की नाराजगी की वजह भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि यह लड़ाई पार्टी की नहीं, परिवार की है। आपको बताता हूं कि आजम खान क्यों चाहते थे कि रामपुर से अखिलेश यादव या अखिलेश यादव के परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े। दरअसल ऐसा होने पर रामपुर में आजम के अलावा दूसरी मुस्लिम लीडरशिप नहीं बन पाई। आजम खान रामपुर के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने रहते और रामपुर में आजम परिवार का दबदबा बना रहता। लेकिन अखिलेश यादव ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से टिकट दे दिया। इसी से नाराज होकर आजम खान ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा कर दी। यानी आजम खान चाहते थे कि रामपुर में उनका और उनके परिवार का दबदबा बना रहे, इसलिए वो अखिलेश यादव से खुद चुनाव लड़ने को कह रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए तैयार ही नहीं हुए और उन्होंने रामपुर में अलग खेल कर दिया। अखिलेश ने रामपुर से मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया, यानी ना आजम खान की ना अखिलेश यादव की, बल्कि किसी तीसरे को ही टिकट दे दिया। मौलाना मोहिबुल्लाह दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम हैं और उन्हें चार्टर प्लेन से रामपुर बुलाया गया और उसके बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन रामपुर से समाजवादी पार्टी का असली कैंडिडेट कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस है। और यह सस्पेंस इसलिए है क्योंकि आजम खान के करीबी असीम रजा ने भी रामपुर से नामांकन दाखिल कर दिया है। असीम रजा वो नेता हैं जो 2022 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट से रामपुर में चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी के घनश्याम लोधी से हार गए। असीम रजा के नामांकन दाखिल करने से यह तो साफ हो गया कि रामपुर में समाजवादी पार्टी के लिए जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि असीम रजा खेल तो खराब करेंगे ही। और समाजवादी पार्टी में चल रहे इस ड्रामे के बारे में जब सपा के ऑफिशियल कैंडिडेट मोहिबुल्लाह से सवाल किया गया तो उनसे कुछ कहते भी नहीं बना। सुनिए एक बार, फिर आपको बताऊंगा कि रामपुर से समाजवादी पार्टी का तीसरा कैंडिडेट कौन है। कल आजम खान ने बहिष्कार किया था और आज उन्होंने वापस अपने प्रत्याशी को उतारा, तो लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी एक ही पार्टी है और सब साथ हैं। मौलाना मोहिबुल्लाह और असीम रजा के साथ एक तीसरे नेता ने भी रामपुर से नामांकन दाखिल किया है। ये जो दौड़ते भागते दिख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं अब्दुल सलाम। और ये भाग इसलिए रहे हैं कि जिस समय ये कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल कर सके, समय पर पहुंचकर। मजे की बात यह है कि रामपुर से अखिलेश यादव ने अब्दुल सलाम को टिकट भी नहीं दिया, उसके बाद भी भाई साहब भागते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंच गए। गजब ही ड्रामा चल रहा है भाई। दौड़े दौड़े देख रहे हैं जैसे किसी ने कहा कि जाइए जाइए दौड़ के जाइए चचा,
ट्रेन निकल जाएगी। वहां 2 लोग अलग बैठे हुए हैं सीट पे, यहां तीसरे आ गए। अब उठेगा कौन सीट से, ये बड़ा सवाल है। इधर यह भी खबर है कि अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। चर्चा थी कि अखिलेश यादव कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब चर्चा है कि अखिलेश यादव इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों के लिए स्टार प्रचारक हैं। हालांकि कन्नौज से अभी तक समाजवादी पार्टी ने किसी का नाम ही घोषित नहीं किया। कन्नौज में 13 मई को मतदान होना है और हो सकता है तब तक अखिलेश चुनाव लड़ने का मन बना ले। अखिलेश यादव फिलहाल करहल विधानसभा सीट से विधायक है। इसी तरह से वरुण गांधी को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन वरुण गांधी फिलहाल तो अपनी सीट पीलीभीत से गिव अप कर चुके हैं, क्योंकि पीलीभीत से नामांकन भरने की आज आखिरी तारीख थी और वरुण गांधी ने नामांकन तो भरा नहीं, यानी वो पीलीभीत से तो नहीं लड़ रहे। वरुण गांधी को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से ऑफर भी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वरुण गांधी अब अपनी मां मेनका गांधी का चुनाव प्रचार करने पर फोकस करें। मेनका गांधी को सुल्तानपुर से बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है। पीलीभीत से बीजेपी ने वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद ने आज अपना नामांकन भी भर दिया। समाजवादी पार्टी का ड्रामा तो चल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का प्रचार और उसकी रफ्तार देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। सीएम योगी ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजा की, उसके बाद चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने एक बड़ी बात कह दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 सालों के इंतजार के बाद इस बार होली पर श्री राम अपने धाम में थे। मथुरा और वृंदावन की गलियां भी इंतजार कर रही होंगी। सुनिए सीएम योगी को, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर तलवारें खिंच गई हैं बॉस। 15 दिन से एक गाना सुनता हूं और मैं हर बार होली में, बचपन से ही होली के गानों को जब सुनता था, एक बात मुझे ध्यान में आती थी, जो अक्सर हम लोग सुनते थे कि होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के धाम में, अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की कुंज गलियां भी इंतजार तो कर ही रही हो। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की अब तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई। वहां इंडी गठबंधन का हाल यह है कि उद्धव ठाकरे ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया। इससे शरद पवार नाराज हो गए। कांग्रेस के अंदर बगावत हो गई भाई। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने तो अल्टीमेटम दे दिया। वो उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट्स के ऐलान से भड़क गए। संजय निरुपम ने 1 हफ्ते का टाइम दिया कांग्रेस को और कहा कि कांग्रेस उद्धव गुट की शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़े, क्योंकि इस तरह का गठबंधन कांग्रेस को खत्म कर देगा। संजय निरुपम ने कहा कि वो कांग्रेस नेतृत्व को 1 हफ्ते का समय देते हैं। अगर फैसला नहीं लिया जाता है तो 1 हफ्ते बाद जो होगा वो आर पार का फैसला होगा। संजय निरुपम ने कहा कि शिवसेना उद्धव गुट का फैसला कांग्रेस को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। संजय निरुपम ने यह भी कहा कि उद्धव गुट ने एक खिचड़ी चोर उम्मीदवार को कांग्रेस के सिर पर थोपा है। संजय निरुपम ने साफ कह दिया कि वो शिवसेना के खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करेंगे। ये इनका गठबंधन है। गठबंधन के कैंडिडेट को खिचड़ी चोर बुला रहे हैं। संजय निरुपम मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। निरुपम ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस नेतृत्व न्याय के लिए घोषणा पत्र जारी कर रहा है, लेकिन अपने ही नेताओं के साथ न्याय की चिंता नहीं कर रहा। संजय निरुपम ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस ने तो उद्धव गुट के सामने सरेंडर कर दिया है। सुनिए एक बार उनको। तो जो नेगोशिएशन करने वाली जो टीम थी, जब उनकी ही बात नहीं सुनी गई है तो निश्चित तौर पर हम सब फेल हो गए। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि शिवसेना को इतना एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना चाहिए। इससे कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान है और कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए। अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए, लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसका असर पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र से बाहर भी पड़ेगा।
मतलब इंडी गठबंधन में लड़ाई चल रही है, इंडी गठबंधन की पार्टियों के खुद के अंदर लड़ाई चल रही है, और ये लड़ने निकले थे नरेंद्र मोदी से। इंडी गठबंधन में एक एक सीट को लेकर लड़ाई हो रही है, और उधर दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जो खुद एक एक सीट पर बीजेपी की जीत के लिए जान लगाए हुए, खुद उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट से बीजेपी कैंडिडेट रेखा पात्रा से कल बात की। रेखा पात्रा संदेश खाली में शाहजहां शेख के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं में से एक है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की ही कृष्णानगर सीट से बीजेपी कैंडिडेट अमृता राय से फोन पर बात की। कृष्णानगर सीट से ही टीएमसी कैंडिडेट महुआ मोइत्रा चुनाव लड़ रहे हैं। अमृता के साथ पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान बंगाल की टीएमसी सरकार पर गरीबों का पैसा लूटने का आरोप लगाया और कहा कि वो गरीबों का 3,000 करोड़ रुपया वापस लौटाएंगे। एक बार सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को। अमृता जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। हाँ जी। मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूं। हाँ, प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो गरीब लोगों का पैसा है, और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपए ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। जनता से खुद को कनेक्ट कैसे करना है, ये पीएम मोदी से बेहतर शायद ही कोई जानता। बीजेपी कैंडिडेट से फोन पर बात की, टीएमसी पर निशाना साधा, बीजेपी कैंडिडेट को बता भी दिया कि जनता से क्या कहना है। इस फोन कॉल से बीजेपी कैंडिडेट को जो लोग नहीं जानते होंगे वो भी जान गए, और यह ममता बनर्जी के लिए नई मुश्किल है, क्योंकि पीएम मोदी के प्रचार की तूफानी रफ्तार को मैच कर पाना आसान नहीं। दूसरा यह कि ममता बनर्जी की पसंदीदा महुआ मोइत्रा को फिर से ईडी ने समन भेज दिया है। ईडी ने महुआ मोइत्रा को जो समन भेजा है वो फेमा यानी विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में भेजा गया है। महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से 2 करोड़ रुपए कैश के साथ लग्जरी गिफ्ट आइटम लेने का आरोप लगा हुआ है। इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने महुआ को समन भेजकर 28 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। उधर बिहार में भी सीट बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में अलग घमासान चल रहा है। इंडी गठबंधन के नेता कह तो रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, जल्दी ही सीटों के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा, लेकिन सीटों का बंटवारा अभी तक हो तो पाया नहीं। बिहार में कई सीटों पर अब भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच सहमति नहीं बन पाई है, जिनमें पूर्णिया की सीट भी शामिल है। पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव इस सीट पर दावेदारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस पूर्णिया सीट को लेकर आरजेडी के साथ बातचीत चलने का भी दावा कर रही थी, लेकिन आज लालू यादव ने बिहार की पूर्णिया सीट से बीमा भारती को आरजेडी उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी। लालू यादव से मुलाकात के बाद बीमा भारती ने भी दावा किया कि उन्हें आरजेडी का चुनाव चिन्ह मिल चुका है और वो 3 अप्रैल को पूर्णिया सीट से नॉमिनेशन भरने जा रही हैं। हालांकि पप्पू यादव ने साफ किया है कि वो दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो अब वो दुनिया छोड़ेंगे, पूर्णिया छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, ये तो बाद की बात है। फिलहाल तो सवाल छूट गया है।